selection of r things out of n different things। अब यहां से वो चैप्टर शुरू हो रहे हैं जिनके कॉन्सेप्ट हम पहले से पढ़ चुके हैं। हम ऑलरेडी परम्यूटेशन क्या होते हैं, उन्हें कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, उन्हें कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ये सब हम बेसिकली सीख चुके हैं। अब यहां इस चैप्टर में हम इनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि रियल लाइफ सिचुएशन में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कैसे यूज करेंगे। तो यहां पे हमने सबसे पहले लिया है सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। गौर करिए, एन डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स का कॉम्बिनेशन हम फाइंड करना चाहते हैं। अब यहां पर आपको क्या करना है कि मैं आपको बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक एल्गोरिथम्स हैं, जो सोचने का तरीका है, उनको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, पहले ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन पर जाएंगे। तभी आप एंजॉय करेंगे उन प्रॉब्लम्स को, तभी आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होगा उन क्वेश्चंस को करने के लिए। राइट? तो याद रखिए, जब भी क्वेश्चन आए स्क्रीन पर आपको वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद उसको सॉल्व करके, ट्राई करके फिर सॉल्यूशन को देखना है। तो चलिए हम यहां से शुरुआत करते हैं कि आर थिंग्स का एन थिंग्स में से कॉम्बिनेशन क्या होता है। अगर कोई भी कंडीशन नहीं है तो हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ वेज होता है एनसीआर। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो सिचुएशन को हम ट्विस्ट देते हैं। अगर मान लीजिए P पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, क्या मतलब हुआ, P पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज इंक्लूडेड यानी कि N में से लेनी है R, और P तो हमारे को लेनी ही है, पर्टिकुलर जो P चीजें हैं वो तो लेनी ही है। तो भाई देखो कॉमन सेंस की बात है, N में से P तो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि लेनी है, तो बचे कितने, N माइनस P, और लेने कितने थे, R, और P ऑलरेडी ले चुके हैं, तो बाकी कितने लेने रहे, R माइनस P। तो N माइनस P में से R माइनस P लेने हैं, यानी कि ये प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाएगी, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू N माइनस P C R माइनस P। अरे भाई सीधी सी बात है, 10 में से 4 लेनी थी, एक पर्टिकुलर चीज हमेशा आएगी, तो एक आई गई, बची लेनी कितनी, 3, कितने में से 10 माइनस 1 यानी कि 9 में से, तो 9C3। इस तरह से हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे। चलिए एक सिचुएशन और लेते हैं, जब हमारे सामने ये कंपल्शन है कि व्हेन Q पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, मतलब इन Q को तो लेना ही नहीं है, इन Q को तो लेना ही नहीं है। अब जब Q को लेना ही नहीं है तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस तो N में से कितने का करना है, R का तो अभी भी करना है, लेकिन जिनमें से करना है उनमें से क्या करेंगे, Q को हटा देंगे, यानी कि N माइनस Q में से R को सेलेक्ट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे भाई, ये आ जाएंगे N माइनस Q CR। तो देखो इस तरह की छोटी मोटी सिचुएशंस आपको इस तरह से सॉल्व करनी है, और ये आपका थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए। राइट? तो आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? तो चलिए यहां से हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो। इन हाउ मेनी वेज a cricket team of 11 players be formed out of 15 players if there is no condition? 15 प्लेयर्स में से क्रिकेट के 11 प्लेयर्स को हमें चुनना है अगर कंडीशन नहीं है तो चलिए इसको विजुअलाइज करते हैं। चलिए हम क्रिकेट के फील्ड पर चलते हैं। ये हमने क्रिकेट के फील्ड पर पहुंच गए, वहां पर बेंच लगी हुई है। चलिए प्लेयर्स को बोलते हैं आके यहां पर बैठ जाओ। अब ये देखिए एक एक करके ये सारे प्लेयर्स यहां पर हमारे सामने आते जा रहे हैं। अब इनमें से हमें टीम का सिलेक्शन करना है, और 2 प्लेयर्स ने तो क्या किया, पिच पे खेलना भी शुरू कर दिया। तो टोटल इन ऑल हमारे पास 15 प्लेयर्स आ गए, 2 पिच पे खड़े हैं और बाकी 13 कहां पर है, बेंच पर हैं। अब देखिए अगर कोई भी कंडीशन नहीं है तो हमें क्या करना है, 11 प्लेयर्स चाहिए, कितने में से, 15 में से। तो आंसर सीधा सीधा आ गया 15C11। ओके, कंफर्टेबल? यहां तक तो भाई कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है, क्योंकि कोई कंडीशन ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, तो 15C11 सीधे सीधे आ गया। चलिए अब एक काम करते हैं, सिचुएशन चेंज करते हैं। इफ 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, 2 पर्टिकुलर प्लेयर हमेशा इंक्लूड होंगे। अब सोचिए कैसे सॉल्व करेंगे, हमने पहले इसका हिंट दे दिया था, आप ट्राई करो। ओके, देखो 2 पर्टिकुलर प्लेयर हमेशा इंक्लूड करने हैं। मान लीजिए जो पिच पे खेल रहे हैं ये दोनों ही प्लेयर हमने पर्टिकुलरली लेने हैं।
अब क्या हो गया, सिचुएशन क्या बन गई, 15 में से 11 लेने थे, ये दो जो प्लेयर हैं खेल रहे हैं इनको तो हमें लेना ही है। अब सिचुएशन क्या है हमारे सामने सिचुएशन है कि अब कितने प्लेयर बचे जिनमें से बाकी रिमेनिंग लेना है। कितने प्लेयर बचे, 15 माइनस 2, क्योंकि दो तो ऑलरेडी ले चुके हैं तो 13। कितने खिलाड़ी और लेने हैं, रिमेनिंग सिलेक्शन फॉर द क्रिकेट टीम कितना हो गया भाई, टोटल कितने लेने थे 11, दो ऑलरेडी ले चुके हैं तो कितना बच गया 9। तो भाई टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, अब तो टोटल वेज हो जाएंगे फॉर्मिंग द टीम कितना, 13 में से 9 को सेलेक्ट करना है, तो ये हो गया हमारा 13C9, यानी कि इसको लिख सकते हैं 15 माइनस 2 C11 माइनस 2, क्योंकि दो पर्टिकुलर प्लेयर तो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। तो हमारी तो परेशानी कितनी सी है, 15 में से 2 गया 13 और 11 में से 2 गया तो 9, यानी कि 13C9। ओके, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट, अगर मान लीजिए इफ वन पर्टिकुलर प्लेयर नेवर इंक्लूडेड, अगर एक पर्टिकुलर प्लेयर को हमें नहीं लेना है, उसकी फिटनेस ही ठीक नहीं है, नहीं खेल सकता मैच में, तो क्या करें भाई, चलो भाई सबसे पहले तो एक प्लेयर को रिजेक्ट कर दो, ये प्लेयर हमने रिजेक्ट कर दिया, ये वाला जो प्लेयर है ये फिट नहीं है अभी तो इनको रिजेक्ट कर दिया। अब कितने खिलाड़ी लेने हैं, कितने में से लेने, हम सब जानते हैं बहुत ही आसान काम है, रिमेनिंग प्लेयर्स कितने बचे, एक को नहीं लेना था तो 14, और लेने कितने हैं अभी भी, हमें तो पूरी 11 की टीम लेनी है, तो 11 की टीम लेनी है तो कितने तरीके से आएगी, 14C11। अरे भाई 11 लेने हैं, एक फिट नहीं है रिजेक्ट हो गया, एक्सक्लूड करना है तो 14C11, यानी कि 15 माइनस 1 C11। एंजॉइंग द क्रिकेट। चलिए एक केस आपको और देते हैं, इफ टू पर्टिकुलर पर्सन ऑलवेज इंक्लूडेड एंड वन पर्टिकुलर पर्सन एक्सक्लूडेड, दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें हमेशा लेना है, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी भी है जो अनफिट है, उसे नहीं लेना है। बताइए कितने तरीके से हम टीम को सेलेक्ट कर सकते हैं इन 15 में से 11 खिलाड़ी। इट्स योर टर्न, सॉल्व इट। ओके, देखो ये दो खिलाड़ी हमने लिए हैं और ये खिलाड़ी हम नहीं लेंगे, ये फिट नहीं है, तो दो खिलाड़ी लेने हैं और एक खिलाड़ी नहीं लेना। अब तो आपने भी कैलकुलेट कर लिया होगा कि भाई कितने बच्चे हैं और कितने लेने हैं, मोटी मोटी कैलकुलेशन कर लें। भाई हमें 15 में से 11 लेने थे, दो तो ऑलरेडी ले लिए, तो लेने कितने रहे भाई बाकी, अब तो 9 लेने रहे, ठीक है। अब ये दो भी हटा दो और इसको लेना नहीं है, तो बचे कितने, अगर 15 में से 3 गए तो कितने बच गए 12, तो 12 में से हमें 9 लेने हैं, तो क्या लिखेंगे, रिमेनिंग प्लेयर्स कितने हो गए 15 माइनस 3 यानी कि 12, दो ले चुके हैं और एक को लेना नहीं है, और लेने कितने हैं, कितने लेने हैं अभी और भी 11 माइनस 2, क्योंकि दो ले चुके हैं तो बचे 9, तो आंसर आ जाएगा 12C9, टोटल वेज इज इक्वल टू 12C9। ओके, तो देखिए यह मेथड है इस तरह के कॉम्बिनेशंस को फाइंड करने का। अरे भाई बहुत ही कॉमन सेंस से सॉल्व होते हैं, बस परफेक्टली लॉजिक लगाते जाइए, सारे एंगल से सोचिए, 360 डिग्री से सोचिए उस प्रॉब्लम को, कहीं ऐसा नहीं हो कोई केस छूट जाए। ओके, चलिए अब एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, यह अलग टाइप का है। हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 6 पर्सन कैन बी मेड आउट ऑफ 5 men एंड 6 women? 5 मैन और 6 वुमेन, इनसे मिलाकर 6 पर्सन की एक कमेटी बनानी है। ये प्रॉब्लम डिफाइन हो गई, 5 मैन एंड 6 वुमेन से टोटल 6 पर्सन की कमेटी बनानी है। अब कैसे इसकी बात करते हैं, कैसे कैसे हो सकता है। पहली तो बात है नो कंडीशन, भाई इसका आंसर तो फटाफट से हमें कर देना चाहिए। ये मान लीजिए टोटल है 5 मैन एंड 6 वुमेन, पहचान लीजिए। ओके, अब इनमें से कमेटी कितने की बनानी है, हमें 6 पर्सन की बनानी है, और कोई भी 6 पर्सन आ सकते हैं, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, हमें तो जेंडर से कोई डिफरेंस ही नहीं है यहां पर, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है। तो टोटल लोग हमारे पास कितने हैं भाई, टोटल लोग हमारे पास है 5 + 6 11, और टोटल 6 लेने हैं। तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, 5 मैन एंड 6 वुमेन यानी कि 11 पर्सन, लेने कितने हैं हमारे को, कमेटी ऑफ 6 मेंबर्स, तो टोटल वेज हो गए 11C6, खत्म। अब आएगा मजा। अब बताइए अगर उस कमेटी में मैन आर इन मेजोरिटी, अगर मैन मेजोरिटी में है, टोटल 6 लोगों की कमेटी बनानी है, 5 मेन और 6 वुमेन में से, और मैन आर इन मेजोरिटी। बनाइए कैसेस, ट्राई करिए, सोचिए कितने कैसेस बनेंगे, कितने मैन लेने हैं, कितनी वुमेन लेनी है। कंडीशन ही होना चाहिए कि मैन आर इन मेजोरिटी, नंबर ऑफ मैन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ वुमेन। ओके फाइन,
देखो भाई, ये 5 मैन 6 वुमेन, और कमेटी कितने की बनानी है? कमेटी ऑफ 6 मेंबर्स बनानी है। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, कोशिश करें, हिंट दूं मैं? देखिए आप गिनिए मैंने क्या क्या लिया। देखिए नंबर ऑफ मैन शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ वुमेन। चलिए एक केस में आपको हिंट देता हूं, कैसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये लीजिए, सोचते जाइए क्या कर रहे हैं, क्या किया। मैन मेजोरिटी में होना चाहिए, काउंट कर सकते हो। देखो हमने क्या किया, हमने लिए 5 मैन एंड 1 वुमेन। देखो मैन ज्यादा है और 5 से ज्यादा तो ले भी नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम 5 मैन ही है, तो 5 मैन और 1 वुमेन लिया। अब बताइए 5 मैन और 1 वुमेन लेने का तरीका कितना है? मैन कितने भाई? 5, और लेने कितने हैं? 5, तो 5C5। वुमेन कितनी है? 6, लेनी कितनी है? 1, तो कितना हो जाएगा? 6C1, तो 5C5 इंटू 6C1, ये हो गए नंबर ऑफ वेज। ओके, चलिए अगला केस सोचिए, अगले केस में क्या क्या हो सकता है, वापस ले आइए। अब 5 मैन तो ले ही चुके हो, नेक्स्ट अटेम्प्ट क्या होना चाहिए? ये लीजिए आपके लिए हिंट। चलिए देखिए, विजुअल देखिए, अभी समझ में आएगा क्या किया हमने। यस, काउंट कर लिया ना, 4 मैन 2 वुमेन। ओके, अब बताइए, अब आपका टर्न है। 5 में से 4 मैन कितने तरीके से लेंगे? 5C4 इंटू 6 वुमेन में से 2 वुमेन कितने तरीके से लेंगे? 6C2, यानी कि ये हो गए नंबर ऑफ वेज। अब अगला केस भी लेने की जरूरत है क्या? सोच के बताओ। अगर मैं 3 मैन पे जाऊंगा तो वुमेन कितनी लेनी पड़ेगी? 3, तो वो तो फिर बराबर हो जाएंगे। इट मींस ये ही टोटल 2 केसेस हमारे पास आएंगे, यानी कि इस कमेटी को बनाने के लिए जिसमें मैन मेजोरिटी में है, 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 5 मैन 1 वुमेन, 4 मैन 2 वुमेन। और इनके नंबर ऑफ वेज तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज टोटल सिलेक्शन इज व्हाट? 5C5 इंटू 6C1 प्लस 5C4 इंटू 6C2, दैट इज इक्वल टू व्हाट? कैलकुलेशन कर लेना, दैट इज 81। और इसमें कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैन आर इन मेजोरिटी। ओके, अब भाई मैन को तो मेजोरिटी मिल लिया है, अभी तो पार्शियलिटी होगी। एक कमेटी ऐसे भी तो बनाओ जिसमें विमेन आर इन मेजोरिटी। वैसे भी लेडीज फर्स्ट, अब विमेन को मेजोरिटी में आने दीजिए। बनाइए आप कमेटी, कितने तरीके से बना सकते हैं। इट्स योर टर्न अगेन, ट्राई। ओके, नंबर ऑफ मैन शुड बी लेस देन नंबर ऑफ विमेन। और याद रखिए नंबर ऑफ विमेन कितनी है? 6, और मैन कितने? 5। हमें कहां से शुरू करना है? हिंट देता हूं मैं, देखो यहां से देखो, वी कैन सेलेक्ट हाउ मेनी वेज। ये देखिए, कोशिश करिए, आइडेंटिफाई करिए, आपको चमकेगा कैसे, कितनी विमेन अपन मैक्सिमम ले सकते हैं। काउंट होगी, यानी कि 6 विमेन एंड 0 मैन, क्योंकि विमेन तो 6 हैं और मेजोरिटी में चाहिए, जरूरी थोड़ी कि मैन हो ही सही वहां पर। तो 6 वुमेन 0 मैन, कितने तरीके होंगे भाई बताओ? 6 वुमेन का 6C6 और मैन का 5C0, तो ये हो जाएगा 6C6 इंटू 5C0। एक और केस क्या बन सकता है, सोचो। अब तो आपको आदत होगी सोचने की। एक और केस में एक विमेन कम करके एक मैन ले लीजिए, तो देखिए ये इस तरह से हम जा सकते हैं। कैसे जाएंगे? ये देखिए हमने क्या किया, एक विमेन को कम कर दिया और एक मैन को इसमें ऐड कर दिया, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस आ गए 5 वुमेन एंड 1 मैन। अब 5 वुमेन आउट ऑफ 6 कितना होगा? 6C5, और एक मैन कैसे आएगा? 5C1। क्या अभी और भी केस पॉसिबल है? सोच के देखो, देखो वापस से सोच के देखो। यस, अभी एक केस और पॉसिबल है। वो केस क्या है? ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करें, फॉर वुमेन और 2 मैन ले लें तो भी मेजोरिटी में होंगे। तो क्या हो गया केस? फॉर वुमेन एंड 2 मैन, और 4 वुमेन लेने का तरीका है 6C4 और 2 मैन लेने का है 5C2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये टोटल आ गया। क्या और भी केस पॉसिबल है? क्योंकि अगर आप 3 विमेन पे चले गए तो 3 मैन हो जाएंगे और फिर विमेन आर नॉट इन मेजोरिटी। देख लीजिए केयरफुली, तो टोटल यही केस बनने हैं, इसके अलावा कोई केस नहीं है। तो दैट इज इक्वल टू, सब जितने भी हमने फाइंड किए थे टोटल कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 1 + 30 + 150, यानी कि
181। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। यहां पर इंपॉर्टेंट है लॉजिक कैसे लगाना है और कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का यूज हमें कैसे करना है। ओके फाइन। अब चेंज करते हैं थोड़ा सा प्रोफाइल। कमेटी भी बन गई, क्रिकेट टीम भी सेलेक्ट हो गई। अब जरा पार्टी शार्टी करते हैं, करें? ओके चलिए। ए पर्सन गिव्स ए पार्टी टू हिज 6 फ्रेंड्स आउट ऑफ 10 फ्रेंड्स। भाई 10 फ्रेंड्स में से 6 फ्रेंड्स को पार्टी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, दीजिए। देन इन हाउ मेनी वेज सिलेक्शंस कैन बी मेड इफ। ये इस इफ ने ही तो पीएनसी का मजा किया है, राइट? 10 फ्रेंड हैं, 6 को जनाब पार्टी देना चाहते हैं, ओके, और वो भी कंडीशन के साथ। तो जरा देखिए कैसे ये पार्टी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। पहले कंडीशन है 2 पर्टिकुलर फ्रेंड्स कम्स टूगेदर। इन 10 में से जो 2 फ्रेंड हैं वो हमेशा साथ ही आएंगे। ओके, तो चलिए पहले तो एक काम करते हैं कि इनके फ्रेंड्स देखें कौन कौन है। चलिए ये हैं इनके फ्रेंड्स, 10 फ्रेंड्स हैं। ओके ठीक है। अब इनमें से 2 पर्टिकुलर फ्रेंड्स साथ में आएंगे, मतलब अगर आएंगे तो साथ आएंगे या तो फिर नहीं आएंगे। ये बड़ी अजीब सी कंडीशन है, बड़े वीआईपी फ्रेंड है। या तो दोनों आएंगे या फिर नहीं आएंगे। 2 पर्टिकुलर फ्रेंड्स कम्स टुगेदर का मतलब यही है, अगर उनको बुलाना चाहते हो तो दोनों को बुलाना या फिर मत बुलाना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 1। केस 1 क्या है? दोनों को हम बुला लें। तो देखिए हमने इन दोनों फ्रेंड्स को बुला लिया साथ में, भाई आप दोनों आइएगा। अब हमारी कंडीशन क्या बच गई? ये 2 तो पर्टिकुलर आ ही गए, 10 में से 2 तो आ गए देखो, और टोटल कितने फ्रेंड बुलाने? 6। तो बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। और कितने बुलाने थे? 6। 2 ऑलरेडी आ चुके हैं तो बचे 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? इनको फिक्स कर दीजिए पार्टी में आने के लिए। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 more friends required from remaining 8। अरे भाई देखो ना, ये 2 छोड़ गए तो बाकी कितने बचे? 8। और कितने और बुलाना है? 4। तो ये नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू व्हाट? 8C4। तो देखिए 10 - 2C 6 - 2 8C4 हो गई पार्टी शुरू। ओके, एंजॉय द पार्टी। चलिए नेक्स्ट केस अभी बाकी है, क्योंकि इन दोनों की शर्तें या तो साथ आएंगे या नहीं आएंगे। अभी तो एक केस हुआ है जिसका आंसर है 8C4। तो चलिए केस 2 लेते हैं। इनको बुलाओ मत यार, हमेशा नाटक करते हैं, आएंगे तो साथ आएंगे तो नहीं आएंगे, चलो मत आओ। तो अब दोनों नहीं आ रहे हैं, ये दोनों को हमने हटा दिया। अब देखो पार्टी कितने तरीके से कर सकते हैं। रिमेनिंग कितने हैं? अभी भी 8 हैं, लेकिन अभी लेने कितने हैं? 6। तो हम क्या कह सकते हैं? नाउ 6 फ्रेंड्स रिक्वायर्ड फ्रॉम रिमेनिंग 8, यानी कि आंसर इज 8C6। टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन आ जाएगा 8C6। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ वेज जब दोनों पर्टिकुलर साथ में हो क्या लेंगे? केस 1 प्लस केस 2। तो ये आ जाएगा टोटल वेज इज इक्वल टू 8C4 प्लस 8C6, दैट इज इक्वल टू 98। कैलकुलेशन कर लेना, आसान है। अब लेते हैं 2 पर्टिकुलर फ्रेंड्स डजंट कम टुगेदर। अब ये नई मुसीबत है। वो पहले 2 थे, वो आएंगे तो हमेशा साथ आएंगे। अब इन 2 का झगड़ा है 2 पर्टिकुलर का, कि अगर एक आया तो वो नहीं आएगा और वो आया तो दूसरा नहीं आएगा। अरे यार पार्टी देना भी बड़ा झंझट का काम है। चलिए लेकिन मैथमेटिकली इसको डील तो करते हैं। मान लीजिए ये 2 पर्टिकुलर फ्रेंड्स हैं ये वाले। अब इनका नाटक ये है कि इनमें से अगर एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा और दूसरा आएगा तो ये नहीं आएगा। अब क्या करें, कैसे दें पार्टी? सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं कि इनकी कंडीशन भी मान लें। देखो अगर इनमें से इसको बुलाएं तो फिर इसको मत बुलाओ, अगर इसको बुलाओ तो इसको मत बुलाओ, और या फिर सारी टेंशन ही हटाओ यार, दोनों को मत बुलाओ जो अपना झंझट ही नहीं। ठीक है, मत आओ दोनों साथ, आओ ही मत, राइट? तो चलिए 3 केसेस बनाते हैं। केस नंबर 1 समझ में आ गया? भाई कोई भी एक आ जाए या दूसरा आ जाए या दोनों ही मत आओ। ठीक है, तो चलिए केस नंबर 1 क्या बनेगा? मान लीजिए आइदर वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। हमने मान लीजिए इसको सेलेक्ट किया तो इसको रिजेक्ट भी कर दिया। अब देखो सिचुएशन क्या है, अगर ये सेलेक्ट हो गया और ये रिजेक्ट हो गया तो बचे कितने? 8, और लेने कितने हैं? 6 में से 5। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नाउ 5 more फ्रेंड्स रिक्वायर्ड फॉर रिमेनिंग 8, तो दैट इज इक्वल टू 8C5, राइट? ये तो सबको समझ में आ गया होगा।
तो दैट इज दिस। अब देखो दूसरा केस ले लें, जब रिवर्स कर दो पोजीशन को, इंटरचेंज कर दो, जिसको बुलाया था उसको मत बुलाओ, जिसको नहीं बुलाया था उसको बुला लो, अब इनको बुला लो, इसको रिजेक्ट कर दो। अगेन द सिचुएशन इज सेम, वेज ऑफ सिलेक्शन कितने हो जाएंगे 8C5, ठीक है। अब इनको दोनों को ही मत बुलाओ तीसरे केस में, तो दोनों को रिजेक्ट कर दो, तो क्या हो गया, दोनों रिजेक्ट हो गए, हटो, नाटक ही बहुत है, अब नहीं आएंगे। अब दोनों नहीं आ रहे तो कितने बचे अपने पास 8 और लेने कितने 6, तो टोटल केस कितने हो गए 6 मोर फ्रेंड्स रिक्वायर्ड फ्रॉम 8, तो हमारे पास आंसर आ गया दैट इज 8C6। ओके, तो देखो तीनों टोटल केसेस का आंसर कितना आएगा, तीनों को ऐड कर दो, 8C5 प्लस 8C5 प्लस 8C6 दैट इज 140। ओके, समझ में आया, तो 3 केस बना लिए। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक और बेहतर मेथड है, शॉर्ट मेथड। यार अपन ऐसा भी तो कर सकते थे कि जब कोई कंडीशन नहीं थी उसमें से वो माइनस कर दें जब ये दोनों साथ आ रहे हैं। अरे भाई इनकी कंडीशन यही तो है ना कि एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, तो एक काम करते हैं, टोटल 10 में से जो 6 लिए थे उनमें से वो केस माइनस कर दें जब ये दोनों साथ में हैं। तो देखिए टोटल माइनस व्हेन बोथ आर टुगेदर, वही आंसर आएगा। तो जरा चेक कर लेते हैं, देखो 10C6 माइनस दोनों साथ में आएंगे तो कितना हो गया, 2 साथ में आ गए तो बचे कितने 8, और उनमें से कितने लेने 4, तो 8C4। तो 10C6 माइनस 8C4 को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 140। अगेन द सेम आंसर, दैट इज द ब्यूटी ऑफ PNC। किसी भी क्वेश्चन को कई तरीके से प्रॉपर लॉजिक के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यह है पार्टी का मजा। अब हम बात करते हैं पार्टी से बाहर आकर कमेटी बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये कमेटी अलग तरह की है, ये कपल किटी की तरह है। 4 कपल्स डिसाइडेड टू मेक ए कमेटी ऑफ 4 पर्संस, देन फाइंड नंबर ऑफ वेज। 4 कपल्स हैं और वो 4 लोगों की कमेटी बनाना चाहते हैं। ओके, तो देखिए सिचुएशन क्या है। इफ कमेटी कंटेन्स नो कपल, आहा, पहली कमेटी ऐसी बनानी है कि एक भी कपल नहीं हो। ओके, तो देखिए मान लीजिए ये हैं आपके 4 कपल्स। अब आप इस तरह से कमेटी बनाइए कि एक भी कपल उन 4 लोगों की कमेटी में नहीं आ पाए। इट्स योर टर्न, सॉल्व इट। ओके, देखो भाई चारों कपल में से एक भी कपल नहीं आया, इसका मतलब क्या, 4 लोग तो लेने ही है। अरे भाई कितना कॉमन सेंस है, चारों में से एक भी कपल नहीं आया तो इनमें से एक लेना पड़ेगा, इनमें से एक, इनमें से एक और इनमें से एक। तो सिंपल सा प्रोसेस हो गया। इट मींस सेलेक्ट आइदर ए हस्बैंड और ए वाइफ फ्रॉम ए कपल। तो बस अगर मान लीजिए इन कपल्स के नाम है, हस्बैंड का H1, वाइफ का W1, तो H1 W1, H2 W2, H3 W3 एंड H4 W4। तो H1 W1 में से कितना लेना है, एक, क्योंकि कपल तो आना ही नहीं चाहिए, तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 2C1। H2 W2 में से भी एक लेना है तो 2C1, H3 W3 में से भी 1 लेना है तो 2C1, और H4 W4 में से भी 1 लेना है तो 2C1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज of making this committee out of 4 couples such that no couple is there is 2 into 2 into 2 into 2, यानी कि that is equal to 16 ways। ओके, चेंज करें सीन। अब देखिए दूसरी कंडीशन, इफ कमेटी कंटेन्स एग्जैक्टली 1 कपल। अब कमेटी में एक कपल है, एग्जैक्टली 2 कपल नहीं होना चाहिए। चलिए आप ट्राई करिए। ओके, कमेटी में एक कपल होना चाहिए, तो सबसे पहला काम तो क्या करो, किसी एक कपल को सेलेक्ट कर लो। कितने कपल्स हैं आपके पास, 4, तो एक तो सेलेक्ट कर लो। मान लीजिए हमने एक कपल सेलेक्ट किया है, ये हम एक पहला मेथड ट्राई करें। तो कोई भी एक कपल सेलेक्ट करने का मेथड क्या होगा जी, 4 में से 4C1, राइट। तो ये आ गया 4C1, बिल्कुल क्लियर है। अब मान लीजिए बचे कितने, ये 6 लोग बचे। इन 6 लोगों में से आपको कितने लोग चाहिए, 4 लोगों की कमेटी चाहिए, 2 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और एग्जैक्टली एक कपल चाहिए। तो इन 6 में से आपको कितने चाहिए, 2 लोग चाहिए। तो चलिए मान लीजिए हमने इन बाकी 6 में से 2 लोग सेलेक्ट कर लिए। कितने तरीके से, 6C2। लेकिन एक गड़बड़ होगी ना,
ये जो 6C2 लिया है, इसमें एक केस ये भी तो आएगा जब ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये कपल आ जाएगा। ये भी तो केस आएगा जब ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे तो दूसरा कपल भी आ सकता है, और ये भी तो केस आ सकता है कि ये सेलेक्ट हो जाए। इट मीन 3 ऐसे केसेस हैं जब ये तीनों कपल आ सकते हैं। तो इन पूरे केसेस में से हम क्या करें, -3 कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि ये 3 वो पॉसिबिलिटीज हैं जब एक कपल आ जाएगा और एक कपल की कंडीशन वायलेट हो जाएगी। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने आ गए भाई? 4C1 इंटू 6C2 -3 यानी कि 48। एंजॉयड द प्रॉब्लम? चलिए इसका एक मेथड और ट्राई करते हैं। मेथड नंबर 2, क्या करना चाहिए? पहले एक कपल को सेलेक्ट कर डालो। ये लीजिए, कितने तरीके से? 4C1, ये तो पहले ही कर लिया। अब देखो, अब बाकी इस बार कपल आना ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी इस तरह से काम करो। तो क्या करें भाई? देखो सीधी सी, मैं तो ऐसा करता कि 3 कपल में से कोई 2 कपल ले लेता, पहले उनको सेलेक्ट करता, फिर उनमें से एक एक छांट लेता, तो फिर कपल बनने की पोजीशन ही नहीं आती। तो चलिए इसी तरह से काम करते हैं। सेलेक्टिंग 2 कपल्स आउट ऑफ 3, कितना हो जाएगा? 3C2। अब 2 कपल सेलेक्ट हो गए, मान लीजिए मेरे पास ये कपल और ये कपल सेलेक्ट हो गया। अब मुझे इनमें से एक चाहिए और इनमें से एक चाहिए। सबसे पहले मैं इनमें से एक लूंगा, तो जो थर्ड पर्सन में सेलेक्ट करूंगा उसमें मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? फर्स्ट कपल में से 2C1, फिर अब इनमें से एक आ चुका, अब इनमें से भी एक लेना है, तो कितना होगा फोर्थ पर्सन के लिए मेरे पास मेथड्स? अगेन 2C1। अब देखिए पूरी कमेटी बन गई, पहले ये कपल आ गया, फिर 2 कपल सेलेक्ट कर लिए, इनमें से एक आ गया, इनमें से एक आ गया, यानी कि एग्जैक्टली 1 कपल। तो टोटल अगर मैं देखूंगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आ गया मेरे पास फाइनली अगेन 48। सेम आंसर। ओके फाइन। अब देखिए इसको एक और चीज आगे लेकर आते हैं। इफ कमिटी कंटेन्स एग्जैक्टली 2 कपल्स, ऑरली सॉल्व कर दीजिए। ये तो सबसे आसान पार्ट है। अरे भाई 4 कपल हैं, उनमें से 2 लेने, यानी कि 4C2। सीधा सीधा आंसर आप लिख दीजिए। सेलेक्टिंग एग्जैक्टली 2 कपल्स आउट ऑफ 4 यानी कि 4C2, दिस इज द आंसर। अब तो कुछ बट है ही नहीं। ओके, तो दैट इज इक्वल टू 12। ए फादर विद 7 चिल्ड्रन takes them 3 at a time to see a Jew on a scooter without taking the same 3 children together, then पहले प्रॉब्लम को पढ़ो। प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए भाई। इसमें मेन चीज है कि प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई तो सॉल्व कैसे करेंगे। आप 2 मिनट का टाइम लीजिए, फिर मैं कंडीशन आपको पूछूंगा। देखो, ए फादर विथ 7 चिल्ड्रन, एक फादर के 7 चिल्ड्रन हैं, पुराने जमाने की बात है। टेक्स देम 3 एट ए टाइम टू जू, वो उनको चिड़ियाघर ले जाते हैं, जू ले जाते हैं, राइट। जू ले जाएंगे कितनों को? एक साथ 3 को। स्कूटर पे 3 से ज्यादा बच्चे कैसे बिठाएंगे? तो एक फादर है, उनके 7 बच्चे हैं, और एक स्कूटर पे बिठा के एट ए टाइम 3 बच्चों को वो जू ले जाते हैं विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर। और वो तीनों का कॉम्बिनेशन सेम नहीं होना चाहिए, यानी कि ABC गए तो दोबारा फिर ABC नहीं जाना चाहिए, ABD जा सकता है। ये इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है। तो देन अब आपको बताना है हाउ मेनी टाइम्स फादर वेंट टू द जू। बताइए फादर कितनी बार जू गए, ये आपको बताना है। ये आपका टर्न है। सोचिए, हरी करिए, ट्राई करिए। यस, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। ओके, अरे भाई बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। देखो, फादर कितनी बार गए, फादर करने क्या जा रहे हैं? जू। 3 बच्चों को एट ए टाइम जू ले जा रहे हैं, और सेम 3 का कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होना चाहिए। तो भाई देखो प्रॉब्लम कितनी सिंपल हो गई। फादर कितनी बार जाएंगे? जितने ग्रुप बनेंगे। फादर कितनी बार जू जाएंगे? जितने ग्रुप बनेंगे। अरे भाई बच्चे कितने हैं उनके? 7, और ले जाने कितने एट ए टाइम? 3। तो भाई ग्रुपिंग ऑफ 3 फ्रॉम 7 कितने तरीके हो गए? देखो कितनी सिंपल प्रॉब्लम है, एक लाइन में आंसर आ गया। द नंबर ऑफ वेज फादर वेंट टू द जू इज इक्वल टू सेलेक्टिंग 3 चिल्ड्रन आउट ऑफ 7। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रॉब्लम। 7C3, दैट इज द आंसर। मजा आया ना?
अरे भाई 7 बच्चों में से 3 बच्चों के ग्रुप बना लो, सेलेक्ट कर लो, जितने ग्रुप बनेंगे फादर को तो उतनी बार जू जाना पड़ेगा। चलिए आपको एक और प्रॉब्लम देते हैं। मैक्सिमम हाउ मेनी टाइम्स ईच चिल्ड्रन वेंट टू जू। एक बच्चा मैक्सिमम कितनी बार जू गया। चलिए ट्राई करिए, फिर सोचिए, आपका पूरा एल्गोरिथम, पूरा लॉजिक, पूरा कॉमन सेंस दांव पर है। ट्राई करिए। ओके, सोचिए, देखो एक पर्टिकुलर बच्चा कितनी बार जू गया, ये हमें फाइंड करना है। तो क्या करें? अरे भाई वो बच्चा हमेशा इंक्लूड रहेगा उस ग्रुप में, भाई वही बच्चा तो बार बार जा रहा है। कितने ग्रुप्स में सेम बच्चा जाएगा, इसका मतलब इंक्लूड द पर्टिकुलर चिल्ड्रन इन एवरी ग्रुप। मान लीजिए मैंने ये बच्चा ले लिया, अब ये कितनी बार जाएगा मैक्सिमम, इसको हर ग्रुप में इंक्लूड कर लो। तो ये वही प्रॉब्लम बन गई, हमें कितने बच्चों को ले जाना था? 3 को। एक पर्टिकुलरली ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया, तो कितने बच्चे बच गए? 2 जिनको ले जाना है। और 7 बच्चे हैं, उनमें से एक ऑलरेडी आ चुका है, तो बच्चे कितने? 6। तो 6 में से 2 बच्चों का सिलेक्शन हमें करना है, जितने ग्रुप्स बनेंगे, यानी कि 7 - 1 C 3 - 1, यानी कि आंसर इज 6C2। यस, ये है PNC का कमाल। देखो भाई समझ में आ गया ना, कितना आसान काम है। अरे भाई देखो, एक बच्चा, जैसे मैं हूं, मैं बच्चा नहीं हूं लेकिन मान लो मैं बच्चा हूं, अब मैं जितने भी ग्रुप में जाऊंगा वही तो मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम होगा जू जाने का। अब मैं कितने ग्रुप में आऊंगा, तो ये वो कंडीशन हो गई कि हर ग्रुप में मैं हूं एक बच्चा। तो कितना हो गया? 7 बच्चे थे, मैं तो ऑलरेडी आ गया, तो 6 बचे, और लेने कितने हो रहे? 2 और लेने मेरे साथ के कॉम्बिनेशन के लिए। तो आंसर क्या हो गया? 6C2। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे ट्राई करते हैं। एवरीबडी इन ए रूम शेक्स हैंड्स विद एवरीबडी एल्स। द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स इज 66। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रूम। एक रूम में n नंबर ऑफ पर्सन हैं और हर बंदा दूसरे बंदे से हाथ मिलाता है, मतलब हर कोई किसी से हाथ मिला रहा है, राइट। और ऐसा कहा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज 66। टोटल जो हाथ मिलाए गए हैं, अगर हर बंदा हर बंदे से हाथ मिला रहा है, वो 66 हैं, तो बताइए उस रूम में कितने बंदे हैं? समझ में आ गई प्रॉब्लम? उस रूम में मान लीजिए n बंदे हैं। ओके, अब हर जने से हाथ मिला रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने? 66। तो बताइए उस रूम में कितने लोग हैं? आपके पास 1 मिनट का टाइम है, एक लाइन में आंसर आएगा, सॉल्व करिए। ओके, देखो भाई सीधी सी बात है, हाथ कितने लोग मिलाते हैं? ऑब्वियसली 2 लोग मिलाते हैं। रूम में कितने लोग हैं? n लोग हैं। और हाथ कितने लोग मिलाते हैं? 2 मिलाते हैं एट ए टाइम। तो कितने हो जाएंगे हैंडशेक्स? तो 2 लोगों के बीच में कितना हैंडशेक होता है? 1। तो जितने ग्रुप बनेंगे n में से 2 के, वही उतने नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हो जाएंगे भाई? NC2। और NC2 बराबर कितना दिया हुआ है? 66। बस इसको ओपन कर लेना, n स्क्वायर माइनस n माइनस 132 इज इक्वल टू 0। तो n की 2 वैल्यूज आ गई, 12 एंड -11। -11 तो हो ही नहीं सकते, यानी कि n की वैल्यू हमें लेनी है 12। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ओके, द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 numbers out of first 10 natural numbers are selected such that they are in increasing AP। पहले 10 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें से 3 नंबर आप इस तरह से सेलेक्ट करिए कि वो जब आप लिखो तो वो एक एपी बनाए, वो भी इंक्रीजिंग एपी, जैसे 1 2 3 या 1 3 5 एपी भी बने और इंक्रीजिंग एपी बने। ऐसे 3 नंबर्स का सिलेक्शन आपको करना है। सो यू हैव 2 minutes टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, देखो एक मेथड ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं हिंट देता हूं आपको। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर
कौन कौन से हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एपी जब अपन ने किया था तो क्या किया था? फर्स्ट टर्म को क्या लेते थे? ए, और कॉमन डिफरेंस को क्या लेते थे? डी। अब भाई सोचो कि ये जो ए है वो मिनिमम कितना हो सकता है? 1, तो इससे तो हमेशा बड़ा ही होगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 से तो बड़ा होगा। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और डी, क्योंकि इंक्रीजिंग एपी है और सारे नेचुरल नंबर से, तो डी भी ग्रेटर देन 0 होगा और एलिमेंट ऑफ एन होगा। मतलब डी की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पर एक तो रैशनल नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, और ये सब किस में है? इंक्रीजिंग एपी में है, तीनों नंबर जो आप सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो चलिए अब सोचिए कि आप क्या करेंगे। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहला काम, एपी के 3 नंबर सपोज कर लो। मान लीजिए वो नंबर हैं, क्या होते थे? ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अब देखना खेल शुरू हो गया एपी का। 3 नंबर हमें सेलेक्ट करने हैं। ए, दूसरा नंबर होना चाहिए ए प्लस डी, तीसरा नंबर होना चाहिए ए प्लस 2d। अब किस तरह से होना चाहिए सब? क्या खास बात है? ये एक इंक्रीजिंग एपी होना चाहिए। ओके, तो क्या करें भाई? ए प्लस 2d जो लास्ट नंबर है, ये किससे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए? 10 से। तो ए कितना लेना पड़ेगा भाई? देखो, सोचो क्या कर सकते हैं। अगर मैं ए को 1 लूं लोएस्ट साइड में, तो डी क्या हो सकता है मैक्सिमम? तो देखो 1 प्लस 2d लेस देन इक्वल टू 10। समझ में आ रहा है? ए को तो मिनिमम पे ले लिया, तो कहां से कहां तक जा सकते हैं? तो ए प्लस 2d शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। तो देखो 2d की वैल्यू हमारे पास आ गई व्हाट? 9, यानी कि d इज लेस देन इक्वल टू 4.5। लेकिन हमने पहले कहा था d तो नेचुरल नंबर है, तो d की वैल्यू क्या आ सकती है बताओ? 4.5 से लेस। d हो सकता है 1, d हो सकता है 2, d हो सकता है 3 और d हो सकता है 4। 4 d पॉसिबल है कॉमन डिफरेंसेस। बस यहीं से इस क्वेश्चन की बैंड बज गई। अब एक टेबल बना लेते हैं, अलग अलग d की वैल्यूज के लिए अलग अलग नंबर्स को लिखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए d बराबर 1, तो भाई बताओ अगर d बराबर 1 है तो पहला नंबर क्या बन सकता है? 1 2 3, कॉमन डिफरेंस 1 है। दूसरा नंबर क्या बन सकता है? 2 3 4। तीसरा ट्रिपलेट क्या बन सकता है? 3 4 5। यानी कि इस तरह के कैसेस हमारे पास आ जाएंगे, 1 2 3 2 3 4। अरे एक का तो कॉमन डिफरेंस है। और इस तरह से लास्ट क्या बन जाएगा? 8 9 10। भाई 10 से ऊपर तो कैसे जाओगे यार? 8 9 10। तो बताओ टोटल केसेस कितने हुए? देखो ना, यहां से शुरू हो रही है, वैसे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट 8 पे शुरू हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 8। केस 2, D2 ले लो। अब तो भाई आपका टर्न है, बताओ पहला ट्रिपलेट क्या आएगा? D2 है तो 1, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 5, तो 1 3 5। दूसरा क्या आएगा भाई? 2 4 6, तो दूसरा ट्रिपलेट 2 4 6। लास्ट क्या ले सकते हो? उल्टा चलो ना, 10 8 6, यानी कि 6 8 10। तो कितने हो गई है? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल केसेस 6। समझ में आ रहा है? चलिए D3 ले लीजिए। अब D3 लेने के बाद तो आपको भी समझ में आ गया कि क्या लूंगा? 3 कॉमन डिफरेंस है, तो 1 3 4 3 7। तो इस तरह से जाते जाइए, 1 4 7। दूसरा क्या आ जाएगा? 2 5 8। इस तरह से जाते जाएंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा? 4 7 10। तो टोटल केसेस कितने हो गए? 4। एंड फाइनली अगर मैं D ले लू 4, तो पहला नंबर बनेगा 159। तो 159 इज द फर्स्ट ट्रिपलेट एंड सेकंड ट्रिपलेट इज 2 6 10। तो टोटल 2 केसेस, तो टोटल आंसर इज 20। इस तरह से हम 3 नंबर्स को इंक्रीजिंग एपी में सेलेक्ट कर सकते हैं। दीज केसेस आर 20। देखो, इसको सॉल्व करने का अनदर मेथड है। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 अप टू 10, और नंबर अब हम ले लेते हैं ABC। अगर ये इंक्रीजिंग एपी में है तो हमें भी पता है कि ABC में क्या रिलेशन होता है, उसको हम यूज करेंगे। तो अगर ये ABC इंक्रीजिंग एपी में है तो हम जानते हैं 2B इज इक्वल टू A प्लस C। अब देखो एक टिपिकल मैथमेटिक्स इसको सॉल्व करेंगे। अरे भाई 2B इवन है कि नहीं है? 100% है। ओके, तो A प्लस C भी क्या होगा? इवन होगा। तो 2B अगर इवन है तो A प्लस C भी इवन होगा। अब अगर A प्लस C इवन है तो देखो A और C का सिलेक्शन कैसे होगा? 2 केसेस बनाते हैं। एक 2 नंबर का सम इवन तभी होता है जब या तो दोनों इवन हो या दोनों ओड हो। तो मान के चलिए कि अगर A प्लस C इवन है और A और C भी इवन है, तो हमें क्या करना है? 2 इवन नंबर्स फाइंड करने हैं। किसमें से? हमारे पास कितने नंबर्स गिवन है? 2 4 6 8 10। 5 इवन नंबर्स हैं, इनमें से 2 का सिलेक्शन करना है। कितने तरीके हो गए भाई? 5C2, दैट इज इक्वल टू 10। दूसरा केस, A और C दोनों ओड हैं। अब ओड नंबर्स क्या क्या हैं जिसमें सेलेक्ट करने? 1 3 5 7 9।
ओके और कितने सेलेक्ट करने हैं? 2 सेलेक्ट करने हैं ए और सी के लिए, तो कितने तरीके हो गए भाई? अगेन 5C2, तो टोटल कितना हो गया? 10 + 10 यानी कि 20, सेम आंसर। ओके तो देखिए ये है द कॉम्बिनेशन ऑफ आर डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। सिंपल सी चीज है, एनसीआर का फॉर्मूला लगेगा लेकिन कैसे बनाकर, लॉजिकली सोचकर, और ये है पीएनसी का कमाल। एवरीबडी शुड एंजॉय दीज प्रॉब्लम्स और अपने ब्रेन को हमेशा कोशिश करिए कि कोई भी केस छूट नहीं जाए। थैंक यू।